नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ब्लेंडर की 4th क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे ब्लेंडर के मटेरियल्स, शेडर, टेक्सचर्स और यूवीज के कुछ बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लेंडर में जो मटेरियल है उसका शेडर टेक्सचर्स के साथ क्या रिलेशन है। मान लीजिए कि ये हमारा एक मटेरियल का सर्कल है, तो जो शेडर्स हैं और जो टेक्सचर्स हैं और ब्लेंडर में कुछ नोड्स होते हैं वो भी, ये सब इसके बीच में आते हैं। यानी कि जो ये शेडर, टेक्सचर्स और जो नोड्स हैं ये आपस में मिलके एक मटेरियल बनाते हैं। तो जो हमारा जो ये शेडर है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको चेंज करके हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो मेटेलिक रहेगा, रिफ्लेक्टिव रहेगा, या वो ट्रांसपेरेंट है, या फिर वो रफ़ है। और जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि रिफ्लेक्शन, रफनेस या ट्रांसपेरेंसी, ये सब डिपेंड करती है कि जो लाइट है वो सरफेस पर टकराने के बाद में कैसे रिएक्ट करती है। तो इसे थोड़ा बेटर समझाने के लिए मैंने नेट से कुछ इमेजेस निकाली हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर सरफेस स्मूथ होगा तो जो लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ से आ रही है और एज इट इज़ वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी स्मूथ बनेगी और जो सरफेस है वो हमें स्मूथ नज़र आएगा। और अगर सरफेस रफ़ होगा तो जो लाइट है वो बाउंस होने के बाद में इधर उधर बिखर जाती है और जो रिफ्लेक्शन है वो इतनी स्मूथ नहीं बनती है और हमें वो जो सरफेस है वो रफ़ नज़र आता है। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट इसमें से आर पार चली जाती है और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में एक चीज़ और होती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और वो कितने एंगल पे बेंड होती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चेंज होता रहता है मीडियम टू मीडियम, यानी कि अगर पानी होगा तो वो अलग एंगल पे बेंड होगी, अगर वो कोई ग्लास है तो वो अलग एंगल पे बेंड होगी, और ऐसे ही हर मटेरियल का अपना अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे, यानी कि IOR पे। और ये जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमें नेट पे इजीली मिल जाते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने ब्लेंडर में और जो ये जो शेडर की प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी तक जो हम मटेरियल्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की टैब से चेंज कर रहे थे, पर इस क्लास में मटेरियल को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए और उसे अच्छे से कंट्रोल करने के लिए हम शेडर एडिटर की हेल्प लेंगे। और शेडर एडिटर को ओपन करने के लिए हम जो ये टाइमलाइन है इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ और जो यहाँ पे जो ये आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं शेडर एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे और हमारी जो ये विंडो है वो शेडर एडिटर में कन्वर्ट हो गई है। और शेडर्स को थोड़ा बेटर देखने के लिए व्यू पोर्ट की जो सेटिंग्स और चेंज कर लेते हैं। हमारे जो रेंडर इंजन है उसे मैं साइकिल्स में चेंज कर देता हूँ और जो डिवाइस है उसे GPU कंप्यूट कर लेते हैं। और जो व्यू पोर्ट के जो सैम्पल्स हैं उन्हें हम कम कर लेते हैं, सिर्फ 16 करेंगे यहाँ पे। और जो व्यू पोर्ट की शेडिंग है उसे हम रेंडर प्रीव्यू में चेंज कर लेते हैं और इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो ये सीन वर्ल्ड है इसे भी अनचेक कर लेते हैं। अब हम जो अपना स्फीयर है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शेडर एडिटर पे जो आप ये न्यू देख रहे हैं इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक शेडर लग चुका है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल BSDF। तो जो शेडर एडिटर है उसे हम नेविगेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हम मिडल माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम इस तरह से इसे पैन कर सकते हैं, और जूम करने के लिए हम जो स्क्रॉल व्हील है इसे अप या डाउन करेंगे तो हम इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और जो आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं इन्हें हम नोड्स कहते हैं, और जो आप ये बीच में लाइन देख रहे हैं इसे हम कनेक्शन कहते हैं। इसकी हेल्प से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। हमारी जो ये मटेरियल आउटपुट नोड है इसके साथ जो भी चीज़ कनेक्टेड होगी वही हमें यहाँ पे विजिबल होगी, यानी कि अगर मैं इसका कनेक्शन काट दूंगा तो हमें जो ये शेडर है ये हमें यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। इसे वापस विजिबल करने के लिए हमें यहाँ से ड्रैग करके इसे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, तब जाके हमें ये यहाँ पे विजिबल होगा। अब हम चलते हैं हमारी जो ये शेडर की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है बेस कलर। इसकी हेल्प से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लू कलर का हो गया, और अगर मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का हो जाएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रफनेस। इस प्रॉपर्टी से हम जो सरफेस की जो रफनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे पूरा 1 कर दूंगा तो हमारा जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाएगा, और अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो हमारा जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा।
इसके बाद में जो हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे वो है स्पेकुलर, और इसकी हेल्प से हम जो सरफेस पे जो रिफ्लेक्शंस हैं इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अगर मैं 0 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट हो रही, और जैसे जैसे मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा हमारी जो सरफेस की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, वो है मेटेलिक। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना मेटेलिक लगेगा। अभी हमें जो हमारा स्फीयर है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे उस पर प्लास्टिक पेंट हुआ हो, और अगर मैं अब इसकी जो मेटेलिक वैल्यू है उसे इंक्रीज़ करूँगा तो हमें ये प्लास्टिक पेंट की बजाय मेटेलिक विजिबल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्फीयर है हमें ऐसे लग रहा है कि कोई रेड मेटल की बनी हुई है, और इसका जो ये बेस कलर है अगर मैं इसे वाइट कर दूंगा तो ये प्रॉपर एक क्रोम बॉल बन जाएगी। और इसकी जो ये मेटेलिक वैल्यू है इसे मैं अगर 0 कर दूंगा तो ये वापस वाइट पेंट बन जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर वापस से 1 कर देता हूँ तो ये वापस से मेटेलिक क्रोम बॉल बन जाएगी। तो अगली वैल्यू जो है वो हम देखेंगे एनिस्ट्रॉपिक। इसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी जो रफनेस है उसे बढ़ा देता हूँ, और जो ये एनिस्ट्रॉपिक है ये बेसिकली जो रिफ्लेक्शंस हैं इन्हें स्ट्रेच करने के लिए काम आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीडीज़ के ऊपर जो रिफ्लेक्शंस बनी होती हैं या कोई ब्रश्ड मेटल पे रिफ्लेक्शन बनी होती हैं, इसे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसकी जो एनिस्ट्रॉपिक वैल्यू है इसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ये रिफ्लेक्शंस हैं ये एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गई हैं, और जो इसकी स्ट्रेच की जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने के लिए हमारे पास जो ये नीचे वैल्यू है एनिस्ट्रॉपिक रोटेशन, इसे चेंज करेंगे। कर रहा हूँ तो इसकी जो स्ट्रेच की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। हमारी जो अगली वैल्यू है वो है ट्रांसमिशन। इसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। हम देखें कि ये कैसे यूज़ होती है, उससे पहले मैं जो इसकी रफनेस वैल्यू है और जो मेटेलिक वैल्यू है इन्हें 0 कर देता हूँ। अब हम इसकी जो ट्रांसमिशन वैल्यू है वो इंक्रीज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसकी ट्रांसमिशन वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ हमारा जो स्फीयर है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब जब इसकी वैल्यू 1 हो गई है तो हमारा जो स्फीयर है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया है, और ये एक ग्लास बॉल की तरह बन गया है। जो अगली वैल्यू है वो है ट्रांसमिशन रफनेस, और इस वैल्यू की हेल्प से हम फ्रोस्टेड ग्लास या क्लाउडी प्लास्टिक जैसी चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो जो स्फीयर है वो अंदर से रफ हो गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक फ्रोस्टेड ग्लास का स्फीयर है। इस ट्रांसमिशन रफनेस को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ड्राइंग बना के। मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसपेरेंट है, और जो ये ट्रांसमिशन रफनेस है ये ऑब्जेक्ट को अंदर से रफ करेगी, और जो ये बाहर से सरफेस की रफनेस है वो इस रफनेस वैल्यू से कंट्रोल होगी। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इमिशन, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे इमिशन और ये आगे जो ब्लैक कलर देख रहे हैं इससे हम उस लाइट सोर्स का कलर डिफाइन कर सकते हैं, और जो इमिशन स्ट्रेंथ है ये उस लाइट सोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसे डिफाइन करने का काम आता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो उसके लिए मैं पहले ये जो ट्रांसमिशन वैल्यू है इसे कम कर देता हूँ, और इस स्फीयर को एक बार डुप्लीकेट और कर लेता हूँ ताकि हम इसका जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो देख सकें। अभी इन दोनों स्फीयर्स पे सेम मटेरियल लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो वो दोनों स्फीयर्स पे एक साथ चेंज होगी, और मैं चाहता हूँ कि दोनों स्फीयर्स पे अलग अलग मटेरियल हो। तो उसके लिए या तो मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो इस पे से मटेरियल हट जाएगा और मैं एक नया मटेरियल इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो मटेरियल है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, पर ये दोनों मटेरियल अलग अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल 002 है और इस पे मटेरियल 001 है, और अगर अब मैं कोई वैल्यू चेंज करूँगा तो दूसरे स्फीयर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारी जो इमिशन प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें। तो उसके लिए पहले मैं जो हमारी HDR है उसे डीएक्टिवेट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी HDR है उसका कोई भी लाइट इफेक्ट हमारे स्फीयर्स पे नहीं आ रहा है। और अब हम जो इसका इमिशन का जो कलर है उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। मैं इसे रेड कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये स्फीयर है वो एक रेड लाइट सोर्स में कन्वर्ट हो गया है। और जो ये इमिशन स्ट्रेंथ है इसे इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो लाइट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है, और अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो यहाँ पे अब ये थोड़ी कम लाइट आएगी। तो हमने अपने शेडर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कवर अप कर ली हैं, पर अभी तक हम इन शेडर की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम न्यूमेरिक वैल्यू से ही कन्वर्ट कर पा रहे थे। जैसे कि ये रफनेस वैल्यू है, इसे अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो हमारा जो स्फीयर है वो पूरा रफ हो गया है, और इसे अगर मैं 0 करूँगा
तो ये पूरा स्मूथ हो गया। और या फिर जो ये कलर है, तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो ये कंप्लीट इसे रेड कर देगा या फिर इसे कंप्लीट ब्लू कर देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर वैल्यूज़ या रफनेस वैल्यूज़ हैं वो पूरे स्फीयर पे वेरिएबल रहें, तो वो कैसे होंगी? तो वो मैं कर सकता हूँ टेक्सचर्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे एक टेक्सचर नोड क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्लिक करना होगा इस ऐड बटन पर, या फिर मैं शिफ्ट ए क्लिक कर सकता हूँ और हमारे पास यहाँ पे ऐड मेन्यू आ जाएगा। और फिर मैं जाऊँगा इस टेक्सचर और वेव टेक्सचर पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट नोड्स हैं हमारे पास, पर इस वीडियो में हम कुछ ही नोड्स को कवर करेंगे। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। हम इस कलर को यहाँ से पिक करेंगे और इसको बेस कलर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे कलर के बैंड्स आ गए हैं। तो अभी ये सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर में है। हम इस कलर को फर्दर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक और नोड ऐड करूँगा, वो है कलर रैम्प नोड। मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, सर्च मेन्यू में रैम्प टाइप करूँगा और ये कलर रैम्प नोड को सिलेक्ट करेंगे और इस नोड को हम इन दोनों कनेक्शन के बीच में ड्रॉप कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। हम इस रैम्प नोड को अगर मैनिपुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये बैंड्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा हो रही है। और इन बैंड्स के जो कलर हैं उन्हें चेंज करने के लिए हमें इन पॉइंट्स के जो कलर्स हैं उन्हें चेंज करने होंगे। तो हम इस ब्लैक को थोड़ा ब्राउन कर देते हैं और इस वाइट को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर देते हैं। ओके, अब हम ये जो वेव टेक्सचर है इस पे चलते हैं और जो यहाँ पे साइन है इसकी जगह हम कर देते हैं 100। तो आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है बैंड्स का वो चेंज हो गया है। और अब इसकी जो ये स्केल वैल्यूज़ हैं इसे हम चेंज करेंगे तो इसका जो बैंड्स का जो स्केल है वो चेंज हो जाएगा। और जो ये डिस्टोर्शन है इसे हम बढ़ाएंगे तो जो ये बैंड्स पहले प्रॉपर सर्कल थे वो डिस्टोर्टेड हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एड ऑन है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं और ये एड ऑन हमें टेक्सचरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये एड ऑन है नोड रैंगलर। इसके लिए हम जाएंगे एडिट, प्रेफरेंसेस, एड ऑन और यहाँ पे सर्च मेन्यू में लिखेंगे नोड और जो ये थर्ड ऑप्शन है नोड रैंगलर, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। हम इसे बंद कर देते हैं। इस एड ऑन को एक्टिवेट करने से हमारी जो ये नोड्स हैं इन्हें हैंडल करने के कुछ शॉर्टकट्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि हमारे वर्क फ्लो को ईजी और स्पीड अप कर देंगे। उनमें से एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक। इससे क्या होगा कि मैं किसी भी नोड पे कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वो नोड डायरेक्टली मटेरियल आउटपुट नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इससे हमें उस नोड का जो आउटपुट है वो हमें डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट पे विजिबल होगा। और अगर अब मैं कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इस रैम्प नोड पे क्लिक करता हूँ तो इस नोड का जो आउटपुट है वो हमें डायरेक्टली विजिबल हो रहा है। और अगर मैं इस शेडर नोड पे कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये शेडर नोड अब डायरेक्टली कनेक्ट हो गई है और हमें अब इस पूरे स्ट्रक्चर का जो आउटपुट है वो अपने ऑब्जेक्ट पे विजिबल हो रहा है। तो अभी तक हमने इन दोनों नोड्स की हेल्प से इसकी जो कलर वैल्यूज़ हैं वो हमने चेंज कर ली है। और अगर ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इन्हें टेक्सचर की हेल्प से हमें चेंज करना हो तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा और वो ये है जो टेक्सचर में प्योर वाइट कलर होगा वो वैल्यू 1 रखेगा और जो प्योर ब्लैक कलर होगा वो वैल्यू 0 रखेगा और जो बीच में जो ग्रे वैल्यूज़ हैं वो 0 to 1 के बीच में फॉल करेंगी। तो चलिए इसे यूज़ करके देख लेते हैं। अब मैं ये जो कलर वैल्यू है इसे रफनेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये जहाँ पे वाइट वैल्यू है वहाँ पे रफनेस 1 हो गई है और जहाँ पे ये ब्लैक वैल्यू थी वहाँ पे ये रफनेस 0 हो गई है। तो ये इसी तरह से जो ब्लैक और वाइट का जो कंसेप्ट है वो बाकी की वैल्यूज़ में भी काम करेगा। हमारी जो अगली सेटिंग है वो है सब सरफेस। इसमें क्या होता है कि जो लाइट है वो हमारे जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट में अंदर जाने के बाद में अंदर स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। तो ये जो ऑप्शन है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो जो सब सरफेस स्कैटरिंग है उसे थोड़ा और बेटर समझाने के लिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। आप इस इमेज में जो ये हाथ देख रहे हैं इस हाथ के दूसरी साइड एक लाइट सोर्स है। उस लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो स्किन में जाने के बाद में स्किन में फैल गई है, यानी कि वो स्कैटर हो गई है। जो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग। ये चीज़ जो है वो आपने मार्बल के स्टैचूज़ में भी देखी होगी और जो कैंडल है उसमें भी देखी होगी। हम चलते हैं वापस अपने ब्लेंडर में और हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जो ये नोड्स हैं इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसमें रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं और जो इसका कलर है उसे भी हम चेंज कर देते हैं। ओके,
और जो ये हमारा यहाँ पे जो HDR है इसे हम डीएक्टिवेट कर देते हैं और इसमें लाइट बाउंस कराने के लिए मैं इसके पीछे एक लाइट सोर्स क्रिएट कर देता हूँ। हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट लाइट और इसे हम पीछे की तरफ प्लेस कर देते हैं। अब इसकी जो ये प्रॉपर्टी है सब सरफेस, इसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं और जो हमारी जो ये लाइट है इसकी जो इंटेंसिटी है इसे भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। हम इस स्फीयर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि जो हमारी जो लाइट है वो अच्छे से विजिबल हो, और इस लाइट को हम अपने स्फीयर के थोड़ा पास ले आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये लाइट है वो इस स्फीयर में जाने के बाद में स्कैटर हो रही है। तो इस वैल्यू से जो हमारी ये प्रॉपर्टी है सब सरफेस स्कैटरिंग की, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे शेडर और उनकी प्रॉपर्टीज़। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं यूवीज़ के बारे में। तो उसके लिए मैं दोबारा से नया सीन क्रिएट करूँगा। तो मैंने एक नया सीन ले लिया और इसमें हम इस क्यूब को छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें उन्हें डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं यूवी एडिटिंग टैब में। आप देख सकते हैं हमें एक विंडो में हमारा जो ये क्यूब है वो शो हो रहा है और एक साइड उसके जो यूवीज़ हैं वो शो हो रहे हैं। जो यूवीज़ हैं वो हमें 3D मॉडल्स पे टेक्सचर्स अप्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा जो 3D मॉडल है वो 3 डायमेंशंस में होता है और जो हमारे जो टेक्सचर्स हैं वो हमारे 2 डायमेंशंस में होते हैं। तो हमारे जो 2D टेक्सचर्स हैं उन्हें 3D ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करने के लिए हमें बीच में एक ब्रिज चाहिए। तो जो हमारे यूवीज़ हैं वो उस ब्रिज का काम करते हैं। जो हमारे यूवीज़ हैं वो ब्रिज की तरह कैसे काम करते हैं उसे समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई है। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से समझेंगे कि हमें इस 3D ऑब्जेक्ट पे हमने अपना 2D टेक्सचर लगाना है, तो हमें पहले इस ऑब्जेक्ट को एक 2D फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम करते हैं यूवीज़ की हेल्प से। तो आप सपोज़ करें कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन्हें कट करना होगा और इसे खोलना होगा। उस खोलने की जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं अनरैपिंग। तो मैं ये एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि जो हमारा ये क्यूब है वो ओपन हो रहा है। अब आपको ये जो क्यूब है और जो हमारे जो ऑलरेडी जो यूवीज़ खुले हुए हैं क्यूब के वो एक जैसे विजिबल हो रहे होंगे। तो हमारा जो 3D क्यूब था वो हमने अनरैप करके एक तरह से 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इस पर एक टेक्सचर अप्लाई करते हैं। ओके, हमने जो ये टेक्सचर है वो अप्लाई कर लिया है। जैसे 3D ऑब्जेक्ट में ये वर्टिसेस होते हैं उसी तरह से हमारे पास यूवीज़ में ये जो वर्टिसेस हैं इन्हें हम यूवीज़ कहते हैं। तो जो हमारे यूवीज़ हैं वो 2D स्पेस में हमारे 3D ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला जो यूवी है ये इस वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये यूवी है वो इस वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे ही जो बाकी के यूवीज़ हैं वो अपने रिस्पेक्टिव वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि जो ये 4 वर्टिसेस हैं वो इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके अगर यूवी एडिटर में मूव करता हूँ तो जितना ये एरिया कवर करेंगे टेक्सचर का उतना ही टेक्सचर हमारे पास यहाँ पे इस 3D स्पेस में अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा जो टेक्सचर है वो उतना यहाँ पे लग गया है। कंट्रोल Z करके मैं इसे इसकी पोजीशन वापस कर देता हूँ और अब हम जब ये एनिमेशन प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेक्सचर है वो 3D स्पेस में अप्लाई हो गया है। यूवीज़ की जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार फिर से सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। हमारे जो यूवीज़ हैं वो 2D टेक्सचर और 3D ऑब्जेक्ट में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इनकी हेल्प से हम 2D टेक्सचर्स को हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यूवीज़ हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इन्हें हम खोलते कैसे हैं, यानी कि जो यूवीज़ हैं वो हम अनरैप कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से एक नया क्यूब ले लिया। इसे हम यूवी एडिटिंग टैब में जाके टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो यूवीज़ हैं वो ऑलरेडी अभी खुले हुए हैं। तो इन्हें हम दोबारा से खोल के देखेंगे। तो इसके लिए हम जो यूवीज़ हैं उन्हें रीसेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं जो ये 3D व्यू है इसमें जो यूवी टैब दिख रही है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यूवी एडिटर में जो ये यूवी टैब है यहाँ पे जाके इसे रीसेट कर सकते हैं, और या फिर हम 3D व्यू पोर्ट में यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे यूवी से वो दोबारा से रीसेट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इन्हें अनरैप कैसे करें। अनरैप के लिए हम कीबोर्ड पे यू प्रेस करेंगे और हमारे पास जो ये अनरैप है इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके जो कट्स हैं यानी कि जो सीम्स हैं वो डिफ़ाइन नहीं किए हैं। तो वो डिफ़ाइन करने के लिए हम 3D व्यू पोर्ट में जाएंगे और कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे एजेस सेलेक्ट करने के लिए,
जहाँ पे हमें सीम क्रिएट करनी है, यानी कि जहाँ पे हमें कट लगाना है, हम वो एजेस सेलेक्ट करेंगे। मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा और एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये 5 एजेस अभी सेलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं कीबोर्ड पे यू प्रेस करूँगा और मार्क सीम। हमने सीम मार्क कर दी है। अब आप देख सकते हैं जो ये एजेस हैं वो रेड कलर में हाईलाइट हो रही हैं। अब मैं ए प्रेस करके जो ये क्यूब है इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड पे यू प्रेस करूँगा और जब अनरैप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो यूवीज़ हैं वो अनरैप हो गए हैं। हमारे जो ये यूवीज़ हैं ये पहले की तरह अनरैप नहीं हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सीम्स क्रिएट कर रहे थे, हम यहाँ पे यूवी एडिटर में भी सीम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे भी एज मोड में जाना होगा और जहाँ पे हमें कट लगाना है हम वो एजेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो ये यूवी टैब है इस पर जाएंगे और मार्क सीम और फिर से इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे यू प्रेस करके अनरैप। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो यूवीज़ हैं वो पहले की तरह ओपन हो गए हैं, यानी कि पहले की तरह अनरैप हो गए हैं। हम इन यूवीज़ और ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी तरह से इसे अनरैप करना है, हम अपने यूवीज़ को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अनरैप कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये सारे फेसेस हैं वो सारे अलग अलग अनरैप हों, उसके लिए मैं ये सारे जो एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे यू प्रेस करके मार्क सीम कर देता हूँ। और अब मैं जब इन्हें अनरैप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सारे फेसेस हैं वो अलग अलग अनरैप हो गए हैं। जो ये यूवी अनरैपिंग है वो कम्प्लीटली हमारे नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हम कोशिश करते हैं कि हम जितना एरिया कवर कर सकें उतना एरिया कवर कर लें इस ग्रिड पे। अब हम आगे चलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉडल को अनरैप करते हैं। उसके लिए जो ये क्यूब है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और जो ये मंकी हेड है इसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा मंकी हेड आ गया। इसे मैं टैप करूँगा। आप देख सकते हैं इसके जो यूवीज़ हैं वो ऑलरेडी अनरैप हैं, तो इसके भी जो ये यूवीज़ हैं उन्हें हम रीसेट कर देते हैं और अपने तरीके से इन्हें ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं यूवीज़ में जाऊंगा और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके यूवीज़ रीसेट हो गए हैं। जितनी बार हम सीम को मार्क करते हैं हम उतनी ही बार बार अनरैप करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जो यूवीज़ हैं वो अच्छे से खुल रहे हैं या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। इसे थोड़ा फास्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस को एक्टिवेट करेंगे। पहला जो यूवी एडिटर में ये आप ऑप्शन देख रहे हैं एरोज़ का, यूवी सिंक सिलेक्शन, हम इसे एक एक्टिवेट करेंगे। और जो दूसरा है वो इस 3D व्यू पोर्ट में जो ये ऑप्शन टैब है इस पर क्लिक करेंगे और जो ये लाइव अनरैप है हम इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन क्या करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो एडिट मोड में है तो उसके जो यूवीज़ हैं वो हमें विजिबल रहेंगे चाहे वो सिलेक्टेड हो या ना हो। और अगर ये ऑप्शन डीएक्टिवेट होगा तो हमें सिर्फ जो सिलेक्टेड यूवीज़ हैं वो ही विजिबल होंगे। जैसे कि अभी मैंने ये मंकी ए प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया तो इसके जो यूवीज़ हैं वो हमें विजिबल हो रहे हैं, और अगर ये डी सिलेक्टेड रहेगा तो ये विजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम जो सीम्स हैं वो मार्क कर लेते हैं और इसे हम अनरैप करते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे ये जो एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा और इन्हें मार्क कर देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस एज को मार्क सीम किया तो हमारा जो यूवी हैं वो अपने आप अनरैप हो गए हैं, और जो ये चीज़ है वो पॉसिबल हो रही है हमारी इस ऑप्शन से, लाइव अनरैप। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो ये मंकी का जो फेस है इसके जो यूवीज़ हैं वो काफ़ी छोटे हैं, और जो ये ईयर के जो यूवीज़ हैं वो काफ़ी ओवरलैप हो रखे हैं। तो हम जो ये यूवीज़ की ओवरलैपिंग है ये हम बेसिकली अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए हम हमारे जो ये एजेस हैं हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इन्हें भी हम मार्क कर देते हैं। अब हम दूसरा जो ईयर है हम उसे भी सिलेक्ट करते हैं और इसे मार्क कर देते हैं। हमारी जो ये एज है हम इसे भी सीम मार्क कर लेते हैं, और जो ये एजेस हैं इन्हें भी मार्क कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इन्हें मार्क कर रहे हैं हमारे जो ये यूवीज़ हैं वो और अच्छे से अनरैप हो रहे हैं। तो हमारा जो ये हेड है मंकी हेड वो अनरैप हो गया है और इसके जो सभी यूवीज़ हैं वो खुल गए हैं। तो इस तरह से हम अपने जो मॉडल के यूवीज़ हैं वो अनरैप कर सकते हैं और उन पे टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं।
और ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्सचर्स बाहर से ही अप्लाई लेके आएँ और इस पर अप्लाई करें। हम यहाँ पे ब्लेंडर में भी टेक्सचर्स को पेंट कर सकते हैं। और टेक्सचर्स को पेंट करने के लिए हमें एडिट मोड से टेक्सचर पेंट मोड में जाना होगा। और हम यहाँ पे अब न्यू पे क्लिक करेंगे और टेक्सचर को नाम देंगे। हम नाम दे देते हैं डेमो। और यहाँ पे हम टेक्सचर की जो विड्थ और हाइट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो टेक्सचर का जो बेस कलर है वो चेंज कर सकते हैं और जो इसका जो अल्फ़ा वैल्यू है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर ली हैं। अब हम क्लिक करेंगे ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ओपन ब्लैंक टेक्सचर आ गया है। हमारा जो ये मंकी हेड है, अब हम इस पर मटीरियल अप्लाई करेंगे। उसके लिए जाएंगे हम मटीरियल प्रॉपर्टीज़ पे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। और जो ये बेस कलर है इसकी हम येलो डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इमेज टेक्सचर सेलेक्ट कर लेंगे। और जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें जाएंगे और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डेमो टेक्सचर आ रहा है जो कि हमने अभी बनाया है। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद में अब हमारा जो ब्रश का कलर है हम उसे चेंज कर लेते हैं और जो हमारा व्यू पोर्ट शेडिंग है उसे हम मटेरियल प्रीव्यू में चेंज कर लेते हैं। अब मैं जब इस पे ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कलर है वो इस मंकी हेड पे अप्लाई हो रहा है। हमारा जो ये पेंट है वो ढंग से इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमारे इस मंकी हेड के जो यूवीज़ हैं वो हमने अच्छे से अनरैप किए हुए हैं। और जो ये यूवीज़ हैं वो अगर अनरैप ना हुए होते तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेंट है वो बहुत ही वियर्ड से तरीके से पूरे मॉडल पे अप्लाई होता। हम टेक्सचर पेंट मोड में वापस चलते हैं और यहाँ पे हम पेंट करके देखते हैं अब। और अब हम जब पेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रश की जो स्ट्रोक्स हैं वो बड़े अजीब से तरीके से पूरे मॉडल पे पेंट कर रही हैं क्योंकि जो इसके जो यूवीज़ हैं वो हमने रीसेट कर दिए हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में सीखा है कि जो मटेरियल, शेडर और टेक्सचर्स वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं और जो 3D ऑब्जेक्ट के जो यूवीज़ हैं उन्हें हम कैसे अनरैप कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हम जो हमारे टेक्सचर्स हैं उन्हें हम 3D ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और जो हमने अभी तक सीखा उसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे और हम वीडियो में आगे जो PBR मटेरियल्स हैं उन्हें भी यूज़ करके देखेंगे। PBR मटेरियल्स क्या होते हैं वो हम आगे बात करते हैं। हमारी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए मैंने कुछ 3D मॉडल्स बनाए हैं जिनका टाइम लैप्स आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि इन मॉडल्स को कैसे बनाएं तो आप मेरी इस सीरीज़ की जो सेकंड क्लास है उसे देख सकते हैं। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप इन्हें फ्री में डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो जो सबसे पहला जो मॉडल हम टेक्सचर करेंगे वो है हमारा ये टेबल। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। जस्ट कुछ क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ स्केल और पोजीशंस को एडजस्ट करके मैंने बनाया है, ताकि जो हमारी अनरैपिंग है और जो टेक्सचरिंग है वो हमारी ईजी रहे। तो इसे टेक्सचर करने से पहले हम देख लेते हैं इसे अनरैप कैसे करें। तो उसके लिए हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में, यहाँ पे, और ए प्रेस करेंगे ताकि हमारे जो सारे पार्ट्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएं, और फिर टैब प्रेस करेंगे। और हमारे जो दो ऑप्शन थे यूवी सिंक और लाइव अनरैप, इन्हें हम दोनों को एक्टिवेट कर लेंगे, और जो इसके जो यूवीज़ हैं उन्हें हम रीसेट कर लेते हैं। ओके, हमारा जो ये टेबल है, हम इसकी जो ये साइड है इसे सिलेक्ट करेंगे और आइसोलेट कर लेंगे और इसे अनरैप करेंगे। अनरैपिंग के लिए जैसे हम जानते हैं हमें यूवी सीम्स को मार्क करना होगा, तो अब मैं जो यूवी सीम्स हैं वो मार्क कर लेता हूँ। उसके लिए मैं जो ये एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा, और अब कीबोर्ड पे यू प्रेस करेंगे और मार्क सीम। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये साइड है ये ऑटोमेटिकली अनरैप हो गई है, क्योंकि हमने जो हमारा लाइव अनरैप का जो ऑप्शन है वो हमने ऑन कर रखा है। अब इसी तरह से जो हमारी बाकी की जो ये साइड्स हैं इन्हें भी अनरैप कर लेता हूँ। सीम्स को मार्क करते हुए एक चीज़ की कोशिश करना कि जो हमारी सीम्स हैं वो मैक्सिमम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो विजिबल ना हो। इससे क्या होगा कि जब हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो जो ये सीम्स पे जो हमारे टेक्सचर के कट होंगे वो ऐसे एरिया पे होंगे जहाँ पे वो विजिबल नहीं होंगे। ओके, तो जो हमारे इस टेबल के जो सारे पार्ट्स हैं वो हमने अनरैप कर लिए हैं। अब हम इन पार्ट्स को हम इस एरिया के अंदर पैक करेंगे। ये सारे यूवीज़ को एक साथ पैक करने के लिए मैं इन्हें सबको सेलेक्ट करूँगा और टैब प्रेस करूँगा, और फिर कीबोर्ड पे ए प्रेस करूँगा ताकि जो सारे यूवीज़ हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएं। और फिर इस यूवी एडिटर में आएंगे, जो ये यूवी टैब है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पैक आइलैंड्स पे। हम यहाँ पे आइलैंड किसको कह रहे हैं, जो आप ये यूवीज़ देख रहे हैं जो एक साथ कनेक्टेड यूवीज़ हैं उन्हें हम सिंगल यूवी आइलैंड कहते हैं। जैसे कि अभी जो ये पार्ट है ये एक साथ कनेक्टेड है, तो ये एक सिंगल यूवी आइलैंड है। ये जो पार्ट है ये एक दूसरा यूवी आइलैंड है। ऐसे ही यहाँ पे ये सारे अलग अलग यूवी आइलैंड्स हैं। हमारे इस टेबल के जो पार्ट्स हैं वो हमने प्रॉपरली यूवी अनरैप कर लिए हैं, और जो ये यूवी आइलैंड्स हैं हमने इन्हें प्रॉपरली पैक भी कर लिया है। अब हम इस मॉडल की टेक्सचरिंग कर लेते हैं। टेक्सचरिंग करने के लिए हम यहाँ पे शेडर एडिटर का जो पैनल है वो बना लेते हैं, और शेडर एडिटर ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जो ये शेडर एडिटर है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो ये वाला व्यू पोर्ट है इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसका जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है उसे हम रेंडरिंग प्रीव्यू में सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ये जो सीन वर्ड है इसे डीएक्टिवेट कर देंगे। और हमारा जो रेंडर इंजन है इसे हम ईवी से साइकिल्स में कर लेते हैं, और डिवाइसेस में यहाँ पे जीपीयू सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो मैक्स सैम्पल हैं व्यू पोर्ट के उन्हें हम 16 कर लेते हैं। अब हम इस टेबल का कोई एक वुडन पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये टॉप जो पार्ट है इसका ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम आएंगे शेडर एडिटर में और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक नया मटेरियल बना सकें, और यहाँ पे इसे नेम कर लेते हैं हम टेबल। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम जो शेडर सेटिंग्स हैं उन्हें अच्छे से देख सकें।
इस बार हम इसे कोई सिंपल कलर नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PBR टेक्सचर्स। PBR टेक्सचरिंग में जो PBR है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। जो ये PBR टेक्सचरिंग है इसमें हम अलग अलग मैप्स यूज़ करते हैं, और इन मैप्स में जो ये शेडर्स की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बेस कलर, स्पेकुलर, मेटालिक, रफनेस या नॉर्मल, इन जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इमेज फॉर्म में स्टोर होती हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे फिजिकल यानी रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली होती हैं, ताकि जब हम इन मैप्स को 3D वर्ल्ड में यूज़ करें तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे रियल वर्ल्ड की तरह ही लाइट के साथ इंटरेक्ट करें। तो चलिए अब हम इस टेबल पे हमारा जो PBR टेक्सचर है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। और जो PBR टेक्सचर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने डाउनलोड की है पॉलीहेवन से, और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप टेक्सचर डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह की फाइलें दिखेंगी। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 3 मैप्स यूज़ करेंगे। पहला मैप जो यूज़ करेंगे वो है डिफ्यूज़ मैप, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे DIFF, और जो सेकंड मैप है वो है नॉर्मल मैप, ये वाला जिसमें लिखा हुआ है NOR_GL, और जो तीसरा मैप यूज़ करेंगे वो है रफनेस मैप _ROUGH रफ। हमारा जो डिफ्यूज़ मैप है हम उसे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। अगर आप ये ड्रैग ड्रॉप से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप एक इमेज टेक्सचर नोड क्रिएट करके वहाँ से भी इमेज को कॉल करा सकते हैं, और उसके लिए हमें कीबोर्ड पे Shift A प्रेस करना होगा। हम यहाँ पे टेक्सचर्स में जाएंगे और यहाँ पे जो इमेज टेक्सचर है इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इमेज टेक्सचर नोड आ गई है, और ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने फाइल सेव कर रखी है हम उस फोल्डर में जाएंगे, और जो इमेज हमने ओपन करनी है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे ये जो normal.gl फाइल है उसे सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन इमेज। तो आप देख सकते हैं हमारी जो नॉर्मल मैप है वो भी यहाँ पे ओपन हो गया है, और ड्रैग ड्रॉप करके हमारा जो रफनेस मैप है मैं उसे भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, तो जो हमारे तीनों मैप्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो डिफ्यूज़ मैप है उसे कनेक्ट कर लेते हैं, और जो डिफ्यूज़ मैप है वो बेसिकली बेस कलर मैप होता है। तो हमारा जो ये नोड है हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे बेस कलर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखोगे जैसे हमने इसे कनेक्ट किया हमारा जो ये मॉडल है इसके ऊपर ये वुड का जो कलर था वो आ गया। अब हम कनेक्ट कर लेते हैं इसका जो रफनेस मैप है उसे। अगर आप अभी देखोगे तो जो इस सरफेस की जो रफनेस है वो एक जैसी है। अब हम जो हमारा रफनेस मैप है उसे कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जो इस सरफेस की जो रफनेस है वो 0 और 1 की वैल्यू से नहीं ड्राइव हो रही, बल्कि इस मैप में जो इमेज है उससे ड्राइव होगी। और अगर हमें जो हमारा कलर मैप है वो हमें देखना हो कि वो कैसा लग रहा है हमारे 3D मॉडल पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड पे Ctrl+Shift होल्ड करेंगे और हमारा जो नोड है ये रफनेस मैप का इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि जो ये रफनेस मैप का जो नोड है वो डायरेक्टली यहाँ पे मटेरियल आउटपुट के साथ कनेक्ट हो गया है, यानी कि जो इसका आउटपुट है वो हम अब डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा रफनेस मैप है वो कुछ इस तरह से दिखता है। जहाँ पे ये वैल्यूज़ वाइट हैं वहाँ पे रफनेस 1 होगी, और जहाँ पे ग्रे वैल्यूज़ हैं वहाँ पे रफनेस 1 से नीचे होंगी, यानी कि 0 की तरफ होंगी। और वो डिपेंड करेगा कि जो ग्रे वैल्यूज़ हैं वो कितनी डार्क हैं। और जो हमारा जो रफनेस मैप है इसकी जो ये वाइट और ब्लैक वैल्यूज़ हैं इसे हम और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक और नोड यूज़ करूँगा और वो है कलर रैंप नोड। उसके लिए मैं Shift A प्रेस करूँगा और जो ये कन्वर्टर है यहाँ पे जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं ये रही कलर रैंप। अगर हमें इन नोड्स का जो नाम है वो याद है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च में भी जा सकते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट उस नोड का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं इस नोड को डायरेक्टली इस कनेक्शन के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा, तो ये जो नोड है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में आ जाएगा और जो ये इसका आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट में आ जाएगा। इन्हें ऐसे कनेक्ट करने के बाद में जो ये मटेरियल आउटपुट नोड है इसके साथ हम इस नोड को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं फिर से Ctrl+Shift होल्ड करूँगा और माउस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। और ये जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift क्लिक वाला ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक एड ऑन एक्टिवेट किया था नोड रेंगुलर के नाम से, और अगर वो एड ऑन हम एक्टिवेट ना करते तो हमें जो ये कनेक्शंस हैं वो सभी ऐसे ड्रैग कर करके बनाने पड़ते। तो उसकी हेल्प से हमारा जो ये फ्लो है वो थोड़ा स्पीड अप हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कलर रैंप की हेल्प से हमारा जो ये रफनेस मैप है इसकी वैल्यूज़ को हम कैसे और कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो ये डार्क पॉइंट है मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और राइट साइड में इसे स्लाइड करूँगा, तो आप देखोगे कि जो हमारा मैप है उसके जो डार्क पॉइंट्स हैं वो और डार्क हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे रफनेस 0 की तरफ जा रही है। और अगर मैं जो ये वाइट पॉइंट है इसे स्लाइड करके लेफ़्ट की तरफ करूँगा, हमारी जो वाइट वैल्यूज़ हैं वो और ज़्यादा वाइट हो रही हैं, यानी कि वहाँ पे रफनेस 1 की तरफ स्लाइड हो रही है। और इन वैल्यूज़ का हमारे एक्चुअल में रफनेस पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं इस नोड पे Ctrl+Shift होल्ड करके
क्लिक करूँगा, हमारा जो ये मेन शेडर है हमने उसे मटेरियल आउटपुट के साथ लिंक कर दिया है। अब हम अपने इस रैंप को चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो रफनेस है वो कैसे चेंज हो रही है। ओके, तो अब हमारी जो डार्क वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, यानी कि जो इसकी रफनेस है वो यहाँ पे 0 हो गई है, और जहाँ पे वाइट वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हमारी जो रफनेस है वो 1 की तरफ है। तो ये तो एक तरीका था इसे मैनिपुलेट करने का, इसके और भी तरीके हैं पर वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हम वीडियो में आगे चलते हैं और हमारा जो ये रैंप है हम इसे करेक्टली एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारा जो ये तीसरा मैप है नॉर्मल मैप, वो देख लेते हैं क्या इफेक्ट डालता है। उसके लिए भी हमें एक नोड चाहिए होगी, वो है हमारी नॉर्मल मैप। मैंने यहाँ पे सर्च में नॉर्मल लिखा और हमारे पास जो ये नॉर्मल मैप नोड है हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। इस मैप की जो ये कलर वैल्यू है इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और जो इसका जो ये नॉर्मल की आउटपुट है हम इस शेडर की इनपुट में कनेक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा नॉर्मल मैप है वो बेसिकली दिखता कैसा है। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस मैप पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ब्लू कलर का मैप है। इसे थोड़ा सा और बेटर देख लेते हैं। तो इस मैप की जो नोड है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के कुछ शेड्स हैं, और जो ये शेड्स हैं हमारी जो ये डायरेक्शन है XYZ इन्हें रिप्रेजेंट करता है। हम ये डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ कि जो हमारा जो नॉर्मल मैप है वो बेसिकली जो सरफेस के जो नॉर्मल होते हैं, जो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताए थे, उन्हें ब्रेक करने के लिए काम आता है। तो जिस सरफेस पे ये नॉर्मल मैप लगा होता है उस सरफेस पे जब कोई लाइट बाउंस करती है तो वो स्ट्रेट बाउंस करने की बजाय वो इन कलर्स के अकॉर्डिंगली उन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो जाती हैं, और हमारी जो लाइट्स हैं वो इधर उधर बाउंस हो जाने की वजह से हमारा जो सरफेस है वो हमें फ्लैट नज़र नहीं आता, बल्कि उसमें थोड़ी हमें और डिटेल्स नज़र आती हैं। और वो कैसे, वो हम इस शेडर में अभी देख लेते हैं। मैं इसकी जो नॉर्मल मैप की जो स्ट्रेंथ है वो एक बार बढ़ा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू को 5 कर देता हूँ, और इसका जो एक कनेक्शन है उसे मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारा जो सरफेस है वो हमें बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो हमारा जो सरफेस है वो हमें थोड़ा सा और डिटेल्ड नज़र आ रहा है। तो जो नॉर्मल मैप है वो बेसिकली हमारी सिंपल मैश में थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने के लिए काम आता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे हम वापस से थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं। मैं यहाँ पे 1 की जगह 1.5 रखूँगा। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो ये मैप्स हैं इन्हें पोजीशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसी एक टेक्सचर नोड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल T प्रेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 नोड्स क्रिएट हो गई हैं, टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड और एक मैपिंग नोड। और ये जो कंट्रोल T वाला शॉर्टकट है ये भी हमारा नोड रेंगुलर वाली जो एड ऑन है उसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। पहली हमारी जो नोड है यहाँ पे वो है टेक्सचर कोऑर्डिनेट। और जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड है इसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा टेक्सचर है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड किस तरह से रैप हो। तो यहाँ पे अभी जो ये यूवी है वो कनेक्टेड है और हमने अपने ऑब्जेक्ट के यूवीज अनरैप किए हुए हैं। तो हमारे लिए जो ये यूवी के साथ जो कनेक्शन है वो सही है। और हमारी जो दूसरी नोड है वो है मैपिंग नोड। इसमें हम जो ये लोकेशन वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प से हम टेक्सचर को प्लेस कर पाएंगे, और जो ये रोटेशन वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प से हम टेक्सचर को रोटेट कर सकते हैं, और जो ये स्केल वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प से हम टेक्सचर को बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 कर देता हूँ। अब मैं जो ये मैपिंग नोड्स हैं इन्हें मैं बाकी के जो टेक्सचर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारे टेक्सचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक रहें। हम यहाँ से जो ये पॉइंट है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये वुड का टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक रियल नज़र आ रहा है। हमारे जो स्टेबल के बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें भी सिलेक्ट करते हैं और जो ये टेक्सचर है उन पे भी अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए हम इन सभी पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। जो ये नॉब्स हैं हम इन्हें डीसेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम इन पे दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये टेबल है उस पे सब पे ये सेम टेक्सचर अप्लाई हो गया है।
इस टेक्सचर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा कम कर देता हूँ नॉर्मल की स्ट्रेंथ को। इसे मैं कर देता हूँ 1.8। ओके, ठीक है। अब हम जो ये नॉब्स हैं इन्हें भी मटेरियल लगा देते हैं। मैं ये नॉब को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे रीनेम कर देते हैं नॉब। और जो ये सेम मटेरियल है हम इस नॉब पे भी लगाएंगे, तो इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल L प्रेस करते हैं और लिंक मटेरियल्स। नॉब की तरफ जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो मेटेलिक वैल्यू है हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे और जो इसकी रफनेस है उसे थोड़ा सा कम, और जो ये हाईलाइट्स हैं इन्हें हम थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। उसके लिए हम एनिस्ट्रॉपिक वैल्यू को बढ़ाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो नॉब है हमें एक ब्रश मेटल की फील देने लग गया है। ओके, तो इसके साथ हमारा जो ये टेबल है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपना जो दूसरा मॉडल है उसकी तरफ, और वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसका हम सबसे पहले जो बाहर का जो रिम है मेटल का, इस पे मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम इसे रीनेम कर लेते हैं मेटल फ्रेम। ओके, जैसे कि हम जानते हैं इसे मेटालिक दिखाने के लिए हमें ये मेटालिक वैल्यूज़ को अप करना होगा और इसे हम जो रफनेस है उसे कम कर देते हैं। बल्कि इसकी जो रफनेस है उसे कंट्रोल करने के लिए मैं एक मैप यूज़ करूँगा, और ये जो मैप है वो भी मैंने पॉलीगन हेवन से ही डाउनलोड किया है, और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपने मैप को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे और इसे कनेक्ट कर देते हैं इसकी रफनेस के साथ। ओके, और इसे थोड़ा सा और कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे रैंप नोड यूज़ करूँगा और इसका जो रैंप है इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अभी आपने नोटिस किया कि मैंने जो यूवीज़ हैं उन्हें अनरैप नहीं किया है, तो हम यहाँ पे जो हमारी जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड है उसकी हेल्प से हमारा जो टेक्सचर है उसे अच्छे से अप्लाई करेंगे विदाउट यूवी अनरैप किए। तो उसके लिए मैं फिर से इस नोड को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे कंट्रोल T प्रेस करूँगा। हमारे जो ये नोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो इस नोड में जो हमारा जो ये यूवी वाला ऑप्शन है ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमने इसकी यूवीज़ नहीं खोले। तो हम यहाँ पे जो ये जनरेटेड ऑप्शन है हम इसे यूज़ करेंगे। तो मैं इसे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया तो हमारा जो यूवी वाला कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया और जनरेटेड वाला कनेक्शन एक्टिवेट हो गया। तो हम देख लेते हैं क्या इफेक्ट आया। यूवी के साथ हमारे पास ये इफेक्ट था और जनरेटेड के साथ हमारा जो इफेक्ट है वो ये है। ओके, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो रफनेस है वो कैसी है। हम इसका जो रैंप है उसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। मैप की जो स्केलिंग है उसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो बहुत हल्की सी डिटेल्स आई हैं, उन्हें हम बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो हमारा जो ये फ्रेम है वो हमने मटेरियल लगा दिया है। अब हमारा जो ग्लास है उस पर मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ग्लास सेलेक्ट किया और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर लेंगे ग्लास। इसकी जो रफनेस है उसे हम 0 कर लेते हैं और जो इसकी ट्रांसमिशन वैल्यू है उसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ट्रांसमिशन वैल्यू को बढ़ाते ही हमारा जो ये मॉडल है वो एक लेंस की तरह नज़र आने लग गया है। हम यहाँ पे इसकी IOR को एडजस्ट कर सकते हैं और ये थोड़ा डिफरेंट लुक देना शुरू कर देगा। तो हमारा जो ये ग्लास है ये काफ़ी क्लीन है और रियल वर्ल्ड में चीज़ें असल में इतनी क्लीन होती नहीं है। तो यहाँ पे हम एक सरफेस इम्परफेक्शन यूज़ करेंगे और इसके लिए मैं एक मैप यूज़ करूँगा जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो इस मैप पे कुछ फिंगरप्रिंट्स हैं और स्मजेस हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस मैप को हम यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम इस मैप को अब यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे जैसे कि उस ग्लास पे कुछ फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। और ये जो मैप है वो मैंने डाउनलोड किया है polygon.com से और ये बिल्कुल फ्री है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका भी जो डाउनलोड लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। इस मैप को भी हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और इस मैप को हम यूज़ करेंगे रफनेस के साथ। यहाँ पे भी हम जो हमारे टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड्स हैं
उन्हें अप्लाई कर देते हैं और इनके बीच में हम जो कलर रैंप नोड है उसे भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम यूवी की जगह जनरेटेड सेलेक्ट कर लेते हैं और जो इसका जो स्केल है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखते हैं ये कैसा विजिबल हो रहा है वहाँ पे। तो अभी ये सरफेस पे इतना विजिबल हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम ये जो हमारी वाइट वैल्यूज़ हैं इन्हें थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं और हमारा जो HDRI है उसे भी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ थोड़े थोड़े यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हमें विजिबल हो रहे हैं। इसे हम डिस्कनेक्ट करके भी देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये अभी सरफेस बहुत क्लीन हो गया और इसे हम जब कनेक्ट करेंगे इस पे जो फिंगरप्रिंट और स्मजेस हैं वो आ गए हैं। तो हम अपनी जो HDRI है हम वापस उसी पे चलते हैं जो हम पहले यूज़ कर रहे थे और जो इसका हैंडल है उसे भी टेक्सचर कर लेते हैं। हम हैंडल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे न्यू पे और इसे रीनेम कर लेते हैं हैंडल। इसे हम नॉर्मल ब्लैक कलर कर देंगे। तो मैंने इस हैंडल को सिंपल ब्लैक रखा है, पर यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर हमें सिंगल ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मटेरियल यूज़ करने हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे और टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और जहाँ पे हमने दूसरा मटेरियल अप्लाई करना है उन फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो ये फेसेस है इन्हें सिलेक्ट कर लिया और जो हमारा जो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वाली जो टैब है हम इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हम प्लस वाला आइकन देख रहे हैं हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें हम यहाँ पे इसे असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद में हम या तो यहाँ पे नया मटेरियल बना सकते हैं या फिर हमने जो पहले मटेरियल बनाए थे उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो फ्रेम वाला जो मटेरियल है उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो हमारा जो ये आइकन है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल था मेटल फ्रेम इसे सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे सिलेक्टेड जो फेसेस थे उन पे ये मेटल फ्रेम वाला जो मटेरियल है वो अप्लाई हो गया और बाकी का जो हैंडल है उस पर जो हमारा जो हैंडल वाला मटेरियल था वो अभी भी लगा हुआ है। ओके, तो हमने जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है उसे भी टेक्सचर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्ट पे जो कि है कैंडल। हम जो कैंडल की जो मेन बॉडी है उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे न्यू पे। हम यहाँ पे इसे रीनेम कर लेते हैं वैक्स और जो इसका बेस कलर है उसे हम थोड़ा सा येलोइश टोन दे देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो वैक्स है उसके अंदर जब लाइट एंटर करती है तो उसके अंदर वो स्कैटर हो जाती है। तो इसमें जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो है सब सरफेस स्कैटरिंग और उसके लिए हमें जो ये सब सरफेस वैल्यू है इसे इंक्रीज़ करना होगा। आप देखेंगे कि जैसे मैंने सब सरफेस वाली जो वैल्यू है उसे इंक्रीज़ किया हमारी जो ये कैंडल है वो थोड़ी सॉफ्ट लुक देने लग गई है। हमारी जो सब सरफेस स्कैटरिंग है उसे थोड़ा और इफेक्टिवली देखने के लिए हमें एक लाइट सोर्स बनाना होगा और वो लाइट सोर्स रहेगा हमारी कैंडल की जो फ्लेम है वो। हमारी जो कैंडल की फ्लेम है हम उसे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे न्यू। हम यहाँ पे इसे रीनेम कर देते हैं फ्लेम। हमारा जो ये फ्लेम का मटेरियल है उसमें हम सिर्फ जो एमिशन वैल्यूज़ हैं उन्हें चेंज करेंगे। हमारा जो ये एमिशन का जो कलर है हम उसे चेंज करके जो फ्लेम का कलर होता है वो दे लेते हैं। अभी HDRI की वजह से जो हमारी फ्लेम से जो इफेक्ट आएगा यहाँ पे वैक्स पे वो हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं एक बार जो हमारी HDRI है उसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ और हमारी जो फ्लेम है उसकी जो एमिशन स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि जो हमारी फ्लेम है उसकी जो लाइट है वो हमारी वैक्स में जाके कैसे स्कैटर हो रही है। हमारी जो वैक्स है उसकी जो स्कैटरिंग वैल्यू है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा लाइट स्कैटर करनी है तो हम इसे बढ़ा देंगे और अगर हमें कम करनी है तो इसे हम कम कर लेंगे। हम जो हमारी HDRI है मैं उसे फिर से एक बार एक्टिव कर लेता हूँ। हमने अपना जो ये थर्ड मॉडल है यानी कि जो ये कैंडल है उस पर भी मटेरियल सप्लाई कर लिए हैं और इस कैंडल के साथ साथ हमारी जो क्लास है वो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।
और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।